जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक वो है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम इसके एक काल चरण की बात करें, समय की बात करें, तो देखिए इसका मोटा जो विकसित अवस्था का काल मिलता है वो आपको 2500 बीसी से लेकर के 1800 बीसी तक, ये विकसित चरण का है। और अगर पतन उत्तन सही सब मिला ले तो इसका फिर हिसाब 2500 से 1500 बीसी पड़ जाता है, क्योंकि 1500 बीसी से फिर आपका वैदिक सभ्यता शुरू हो जाता है। तो चलिए, अगर हम पहले इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम है कि जैसे इसके पहले हमने तामसा थोड़ा वो ग्रामीण संस्कृति थी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वो भी एक ग्रामीण संस्कृति, लेकिन इसके बीच में एक नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता पाई जाती है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सबसे पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पाई जाती है। अगर हम नामकरण की बात करें तो एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन निदेशक थे जॉन मार्शल, उन्होंने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। उसके बाद अगर हम इसके फैलाव विस्तार की बात करें तो आपको मालूम है ये भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके अलावा गुजरात वगैरह में ये पाई जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आपको मालूम है इसका जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न बिंदु है, मतलब उत्तरतम बिंदु है, वो आपका मानदा जम्मू कश्मीर में है। और इसके अलावा पूर्व की बात करें तो ये आलमगीरपुर, ये चिनाब नदी के किनारे है। आपका मानदा चिनाब नदी के किनारे है। उसके अलावा अगर हम इसके अलावा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आपका पूर्वी स्थल है, ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। उसके अलावा अगर पश्चिम की बात करें, पश्चिमतम बिंदु, तो ये सूतकंगड़ और बलूचिस्तान भी, ये आपका दास नदी के किनारे पाया जाता है। और दामाबाद ये महाराष्ट्र पे है, ये आपका प्रवरा नदी के किनारे मिलेगा, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो ये आपका विस्तार हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर हम ये आपको मालूम है कि ये शहरी सभ्यता है, तो शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ नगर नियोजन की एक पूरी विकसित प्रणाली दिखाई जाती है, मतलब कि सिटी प्लानिंग वाली व्यवस्था है। तो अगर हम इसका सिटी प्लानिंग की बात करें तो आपको मालूम है, मुख्यतः बता रहा हूँ, नगर नगर मुख्यतः दो भागों में, हालांकि कालीबंगा, धौलावीरा यहाँ पे थोड़ा बात पाए जाते हैं, जिसको फिर हम लोग डिटेल वाली सीरीज में आप जान सकते हैं। ये सिर्फ आपका माइंड मैप है। तो मुख्यतः शहर दो भागों में, एक दुर्ग कहलाता है, ये दुर्ग ऊंचा वाला भाग हो गया, और ये निचला सा। तो दुर्ग इसको सिटाडेल भी कहते हैं। और निचला नगर, यहाँ पे प्रशासनिक वर्ग या अमीर वर्ग रहता था। निचला यहाँ सामान्य आवास के लोग, श्रमिक, व्यापारी रहते थे। उसके बाद है ग्रिड प्रणाली में यहाँ पे सड़कें आपको मिलती हैं। तो उसके बाद है जल निकासी की व्यवस्था है। उसके अलावा है आपको गौरबंद या नाला, ये आपको बलूचिस्तान के जल संचय के लिए किया जाता था। ये जो बड़े बड़े गड्ढे मिले, जैसे धौलावीरा में भी मिले हैं, ये मुख्यतः अगर बोले तो आपका तालाब जैसे होता था, जिसका उपयोग जल को स्टोर करने में किया जाता है। उसके बाद है कपास और या सिंडन का उत्पादन करने वाली पहली। तो आपको मालूम है कि ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये फेमस ही आपके कपास के उत्पादन के लिए है। इसके अतिरिक्त चांदी भी यहाँ पे पहली बार ही देखी गई है। इसके अलावा चांदी और कपास आपको कहीं और किसी सभ्यता में नहीं मिलेगी। और ये इसका जो व्यापार था, ये मुख्यतः कपड़ों का व्यापार होता, क्योंकि कपास से कपड़े बनाए जाते थे। और यह कपड़ों को तत्कालीन संस्कृति, जैसे कि चीनी संस्कृति, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वहाँ पे इसका एक्सपोर्ट किया जाता था। और इसके लिए आपको मालूम है, इसके लिए जैसे कई सारे व्यापारी जब एक्सपोर्ट करते थे तो अपने पहचान के स्वरूप वहाँ पे एक सील लगाते थे। इसके अलावा जो हमें सबसे बड़ी सील मिली है वो पचपति सील मिली है। इसमें कई जानवर के चिन्ह है, जैसे भैंस, हाथी, बाघ, हिरण या राइनो, गेंडा होते थे। फिर यूनिकॉर्न, एक आपको एक सींग वाला हिरण या एक सींग वाला जानवर भी इसमें मिला है। तो ये थे सील, कई सारे सील आपको मिलते हैं। अब आगे अगर हम व्यापार की बात करें तो देखिए, व्यापार आपको स्टेटाइट्स एवं टेरा कोटा से बने मोहरों के साथ मिले। याद रखिएगा, मोहरों का उपयोग क्यों किया जाता था? मोहरों का उपयोग हम सिक्के के रूप में नहीं करते थे, मोहरों का उपयोग सील के रूप में करते थे। एक तरह का पहचान के रूप में किया जाता था कि ये इस बोरी ये हमारी है, इस तरह रूप में। हालांकि जो वस्तु मतलब कि जो मुद्रण प्रणाली थी वो थी ही नहीं, वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन किया जाता था। फिर आपको मालूम है मेसोपोटामिया, इराक है, इसके साथ व्यापार होता था। साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा की कुछ मोहरें वहाँ पे मिली है, सील वहाँ मिली है। उन्हें हड़प्पा सभ्यता जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को मेहुला मेहुला के नाम से पुकारा है।
उसके बाद है वजन की माप करें। वजन जो आपका वाट होता था वो 16 के मल्टीपल में मिला है, गुणित में मिला। उसके अलावा वस्तु विनिमय प्रयोग किया जाता था, मतलब कि मुद्रा का उपयोग नहीं थी। फिर है लेपिस लिजुल, ये आपका एक ब्लू स्टोन होता था जो कि व्यापार के लिए काफी, मतलब कि वहां से मेसोपोटामिया से लाया जाता था, तो ये आपका व्यापार था। अगर हम कुछ प्रौद्योगिकी या शिल्प की बात करें तो कांस्य उपकरण, यहाँ पे कांस्य उपकरण मिले हैं, कई सारे कांसे की नत्थी मोहनजोदड़ो से मिली है। लोहे, लोहे से ये अपरिचित थे, लोहे नहीं जानते, तो लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपको वैदिक सभ्यता में मिलेगा। पेशा तो आपको मालूम है, कपड़ा, कपड़ा का जो कपास होता था तो कपड़े बना। उसके बाद जो ईंट है ना, यहाँ पे पक्की ईंटें, अब ये शहरी व्यवस्था है तो यहाँ पे जो शहर है वो बहुत ज्यादा पक्की ईंटों के मिले हैं। नाव बनाई जाती थी क्योंकि बंदरगाह है, लोथल जैसे शहर है जो कि बंदरगाह थे, तो नाव तो होगी ही, और नाव के द्वारा ही आपका व्यापार होता था मेसोपोटामिया से। मन के और आभूषण, मतलब शौकीन थे ये लोग आभूषण, मतलब पहनने ओढ़ने के, तो यहाँ पे अब मिले। जेडाइट पत्थर, ये आपको दाउजली हेडिंग में मिलता था। उसके बाद है सोने के आभूषण, ये कर्नाटक से लाया जाता था, और मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के पहिए भी यहाँ पे मिले हैं। अगर हम धार्मिक परंपरा की बात करें तो यहाँ पे लिंग, जो कि पुरुष जनांग का अंग है, लिंग जो कि हमको शिव का प्रतीक भी माना जाता है, और आपको योनि मिली है, महिला जनांग अंग एक तरह से शक्ति का प्रतीक माना जाता है, या सृष्टि के उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। उसके अलावा और कोई देवता की बात करें तो यहाँ पे पशुपति, पेड़, जानवर और धरती माता, मतलब कि वो पशुपति की नाथ की पूजा करते थे। पशुपति नाथ का तो आपको सील ही मिला हुआ है ये। उसके अलावा ये पेड़ों की पूजा करते थे, जानवरों की भी पूजा, धरती को अपनी माता एक तरह से प्रतीक पूजा का यहाँ पे पर्याप्त मान्यता थी। उसके अलावा भूतों पर विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ पे ताबीज मिली है, ताबीज का अवशेष के रूप में मिली है, तो यहाँ माना जाता है कि भूत प्रेत में इनका विश्वास था। अब जानवरों को पालने की बात करें तो यहाँ पे भैंस, बकरी, भेड़, बैल, सुअर, ये सारे जानवर होते थे। उसके बाद गधे और ऊंट, इनका प्रयोग वाहकों के लिए किया जाता था, यातायात के रूप में। गाय और घोड़े से ये अनजान थे, ठीक है। हालांकि घोड़ों की अस्थि आपको सुरकोटता में मिलती है, लेकिन अस्थियों के अलावा नहीं मिलता, और कुछ कोई जानकारी नहीं मिलती है। हो सकता है कि ये शायद मेसोपोटामिया से लाया गया हो। उसके अलावा हाथी से ये परिचित थे। अगर हम इसके राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ कोई मंदिर के साक्ष्य में नहीं मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं का मतलब है कि एक तरह से आप समझ लें कि जो इनकी प्रकृति की पूजा करते थे, तो मंदिर का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद है व्यापारी समुदाय का प्रभुत्व, शायद व्यापारी वर्षासी, मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं का मतलब है कि पुरोहित वर्ग का शायद शासन व्यवस्था में उनका संचालन नहीं था। आपको मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक मतलब कि व्यापार केंद्रित सभ्यता थी, और यहाँ पे व्यापार विकसित होने के कारण ये शहरी सभ्यता थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक संचालन था वो व्यापारिक वर्ग के हाथ में रहा होगा। चलिए, अब अगर लिपि की बात करें तो आपको मालूम है यहाँ पे लिपि चित्रात्मक थी, मतलब चित्रों के द्वारा, जिसे पढ़ा पढ़ा नहीं गया है, और इसको हम लोग कीलाकार लिपि भी कहते हैं। और इसी पढ़ा ना जाने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता वही है जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके। उसके बाद है बास्ट्रोफ्रेडन, ये एक लिपि है जो कि यहाँ पे प्राप्त हुई है। उसके बाद अब हम कुछ स्थलों की बात कर लेते हैं, जो कि प्रमुख स्थल है, जो आपकी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा की बात करें तो आपको मालूम है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला नगर था। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको मालूम है 1921 में खोजा गया था, और दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। ये रावी नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे दफन जो समाधान प्रक्रिया दफन की गई है। और हड़प्पा अगर वर्तमान स्थल ये बात करें तो ये आपको पाकिस्तान वाला जो पंजाब प्रांत है वहां पे आपको हड़प्पा दिखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रत्येक, अब यहाँ पे एक ना अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, और एक पंक्ति में छह 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 अन्नागार ऐसे मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य इसलिए मिले हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो टैक्स कलेक्शन था वो अनाज के रूप में होता था, इसलिए उसको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। दूसरा अगर मान दूसरे अगर स्थल की बात करें तो चौड़ोड़ो है, इसकी ये पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में है।
ये आपके गोपाल मजूमदार द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ये सिंधु नदी के किनारे है और ये दुर्ग के बिना शहर था। दुर्ग के बिना का मतलब है कि जैसे आपको मालूम है कि ये जो सिंधु सभ्यता था वो मुख्यतः एक दुर्ग वाला पार्ट होता था और दूसरा निचला नगर। तो ये क्या होता था, ये एक प्राचीन इमारत से घिरा होता था, लेकिन ये जो आपका चौदड़ो है ये दुर्ग के बिना शहर है। उसके अलावा हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो ये आपको मालूम, ये भी आपको सिंध पाकिस्तान में मिलेगा और राखालदास बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ये सिंधु सिंधु नदी के किनारे है, सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। ठीक है कहाँ, पाकिस्तान में। यहाँ स्टेटाइज मतलब दाढ़ी वाले बाबा, यहाँ पे एक मतलब आंख बंद हुई एक पुरोहित की मूर्ति मिलती है, जिसको हम लोग मतलब कि पुजारी के रूप में पुरोहित के रूप में मान्यता देते हैं। आदि आंख बंद है। उसके अलावा यहाँ पे महान स्नानागार और अरण्यगार मिले। जो स्नानागार मिला है उसको एज ए धार्मिक मतलब धार्मिक धार्मिक मान्यता या पवित्र स्नान के तौर पे इसको माना जाता है। देवी माँ की मृत्यु की मूर्ति, जैसे एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो माना जाता है कि देवी देवी जिस अपन हड़प्पा सभ्यता को कहते भी हैं कि ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। क्यों मात्र सत्तात्मक, क्योंकि यहाँ पे मृण मूर्ति मतलब महिलाओं से जुड़ी या महिला देवी की मूर्ति बहुत ज्यादा मिली, जिसमें ये आपकी एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। उसके बाद ये कांसे की नर्तकी ये त्रिभुज मुद्रा में आपके नृत्य करती मिली है। चलिए आगे अगर इंपॉर्टेंट स्थल की बात करें तो ये आपका लोथल। लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है, भारत वाले गुजरात में। फिर ये भोगवा नदी के किनारे है। ये एक बंदरगाह शहर है, मतलब कि एक तरह से यहाँ पे व्यापार का केंद्र रहा है और यहीं से ही एक्सपोर्ट किया जाता था। टेराकोटा के जहाज मिले हैं, टेराकोटा मतलब मिट्टी के जहाज मिले हैं। संयुक्त और युगल, यहाँ पे क्या है कि समाधान प्रक्रिया संयुक्त मिली है, मतलब कि पति पत्नी को साथ ही दफनाया, मतलब एक तरह से सती वाली व्यवस्था आप समझ सकते हैं। जहाज बनाने का स्थल, यहाँ पे अग्नि वेदिका मतलब कि हवन कुंड या अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि व्यापारिक केंद्र रहा है और धार्मिक विश्वास धार्मिक रूप से ये मान्यता प्राप्त थे। तो हाँ मतलब कि व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा माना जाता रहा होगा कि शायद हवन करने से, अग्नि वेदिका करने से व्यापार में उन्नति होती है, तो इसलिए यहाँ पे मिला हुआ। फिर कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। काली बंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। और यहाँ पे हल के साक्ष्य आपको मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब ये हल से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। फिर यहाँ पे आपको अग्नि वेदिका भी मिलेगी और यहाँ पे सभी घरों में कुएं आपको स्थित मिले। उसके अलावा अगला कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये है सिरकोटदा या सुतकांगे डोर। ये आपको मिलेगा, ये आपका एक टटी है, ये आपको भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आपको मिलेगा। और यहाँ पे घोड़े की हड्डी मिली हुई है, तो ये आपका सिरकोटदा है, ये आपका सुतकांगे डोर नहीं है, ये आपका गुजरात वाले एरिया का सुरकोटदा है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो धौलावीरा, ये आपको पता ही है, ये गुजरात में है। और यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब मिला हुआ है। ऐसा माना जाता था कि जो धौलावीरा शहर है वहाँ शायद पानी की कमी थी, इसलिए पानी को स्टोर करने के लिए चट्टानों को काट करके तालाब निर्मित किया गया था और उसी चट्टानों से निकले पत्थरों का फिर बाद में हम घर बनाने के लिए उपयोग यहाँ के लोगों ने किया था। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पे जहाँ का जो नगर है वो तीन भागों में बचा हुआ है। एक दुर्ग है, फिर एक मध्यम नगर है, एक निचला नगर। उसके अलावा अगर हम दूसरे स्थल की बात करें तो राखी गढ़ी, आपको मालूम हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। और ये भारत का सबसे, अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आप मानेंगे मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, लेकिन अगर बोलेगा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो फिर आपको राखी गढ़ी मारना होगा। टेराकोटा के यहाँ पहिए और खिलौने भी मिले हुए हैं। फिर है भिड़ाना, ये आपका हरियाणा में है, यहाँ आपकी सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र माना जाता है। फिर आपका है बनावली। बनावली ये आपको हरियाणा में मिलेगा और ये रविंद्रनाथ बिष्ट द्वारा खोजा गया था और घग्गर नदी के किनारे है और ग्रिड पैटर्न का यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है रोपड़। रोपड़ आपको मालूम है पंजाब में है और यहाँ पे कुत्ते की समाधि मिली हुई है और अंडाकार दफन का गड्ढा मिला हुआ है। फिर आपका है सनौली। सनौली ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पे विस्तारित समाधि के साक्ष्य मिले होते। इसी के द्वारा इसी के साथ ही हमारा ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का माइंड मैप है ये फिनिश होता है। दोस्तों मैंने आपको ना इसको बहुत जल्दी एज ए रिकॉल करने के संदर्भ में मैंने आपको ज़्यादा समझाया नहीं है, ताकि आप बहुत जल्दी आप इसको रिकॉल कर सके, तो आपका रिवीजन हो जाए। तो उस उद्देश्य के लिए ही ये माइंड मैप वाली सीरीज लाई हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आई हो।